खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। इस शो में हम सिर्फ आधे घंटे में आपको शेयर बाजार, कमोडिटी, इकोनॉमी, देश दुनिया, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं खबरें फटाफट की बाजार की खबरों के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी निचले स्तर से 200 पॉइंट रिकवर होकर 24,200 के पास हुआ बंद। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी शेयरों में दिखी। निफ्टी में आज टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और बजाज ऑटो टॉप गेनर्स रहे। वहीं ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, नेस्ले, इटर्नल और इंटरग्लोब एविएशन निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। इंडिया विक्स में आज 8% से ज्यादा की तेजी रही और ये 13 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी बैंक में भी आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। निचले स्तर से बैंक निफ्टी दिन के 650 अंक सुधरकर 58,100 के ऊपर बंद हुआ। आज बैंक निफ्टी के 14 में से 7 शेयरों में तेजी तो वहीं 7 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। यूनियन बैंक का शेयर आज इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। यूनियन बैंक का शेयर करीब 4% चढ़कर बंद हुआ। कोटक बैंक, फेडरल बैंक और पीएनबी में भी 1 से 2% की बढ़त रही। वहीं दिग्गज एचडीएफसी बैंक का शेयर 1% गिरकर बंद हुआ। बाजार को आज सबसे ज्यादा सपोर्ट आईटी शेयरों ने दिया। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में 4 आईटी कंपनियों के शेयर रहे। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स में टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। टीसीएस और एचसीएल टेक का शेयर 5% से ज्यादा चढ़ा। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एम्फेसिस का शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा कमजोरी एफएमसीजी शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में आज 1% से ज्यादा की गिरावट रही। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर लाल निशान में बंद हुए। वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर का शेयर सबसे ज्यादा 2 से 2.5% गिरकर बंद हुआ। वहीं नेस्ले, कोलगेट और डाबर के शेयरों में भी 1% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। वहीं इमामी का शेयर 1% चढ़कर बंद हुआ। मेटल शेयरों में भी आज गिरावट का रुख रहा। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडेक्स की 15 में से 11 शेयर लाल निशान में बंद हुए। जिंदल स्टील का शेयर आज सबसे ज्यादा करीब 2% टूटा। वहीं सेल और टाटा स्टील के शेयरों में भी 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली। वेदांता और एनएमडीसी में आज 1% की गिरावट रही। आज के कारोबार में कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। इंडेक्स के 13 में से 10 शेयर हरे निशान में रहे। वोल्टास का शेयर आज 4% चढ़कर बंद हुआ। वहीं पीजी इलेक्ट्रोनिक्स और वोल्टास के शेयर में 3 से 4% की तेजी दिखी। बाटा इंडिया का शेयर भी 1% ऊपर बंद हुआ। अनुमान के मुताबिक नतीजों के बावजूद डीमार्ट में आज 2% से ज्यादा की गिरावट रही। स्टोर ग्रोथ में सुस्ती से शेयर पर दबाव देखने को मिला। सालाना आधार पर कंपनी की आय में करीब 15% की बढ़ोतरी मिली। वहीं मुनाफे में 13% की ग्रोथ पे। इसी दौरान कंपनी का EBITDA जो है 16% बढ़कर 1,527 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं पहली तिमाही में मार्जिन 8.3% के पास फ्लैट देखने को मिला। जस्ट डायल के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लगा। पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे और अच्छी खरीदारी देखने को मिली। जस्ट डायल के शेयर में पहली तिमाही में मुनाफे में ग्रोथ दमदार रही। हालांकि मार्जिन में नरमी देखने को मिली। कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू तिमाही आधार पर करीब 7% बढ़कर 327 करोड़ रुपए रहा। प्लेटफॉर्म एक्टिविटी में सुधार और एड मोनेटाइजेशन से कंपनी को फायदा मिला। तिमाही आधार पर कंपनी की पिछले 10 साल में सबसे बेहतर ग्रोथ देखने को मिली। पूर्वांकरा के शेयर में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। शेयर करीब 11% की शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। पहली तिमाही में मजबूत बिजनेस अपडेट से शेयर में जोश आया। कंपनी की प्री सेल्स
सालाना आधार पर 28% बढ़कर 1,439 करोड़ रुपए रही। कंपनी के कलेक्शन में 40% की ग्रोथ हुई। मजबूत बिजनेस अपडेट और गाइडेंस से कंपनी को सपोर्ट मिला। कंपनी ने FY27 में 11,200 करोड़ रुपए की बिक्री का गाइडेंस दिया। वहीं पहली तिमाही में गाइडेंस का 13% लक्ष्य भी हासिल किया। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में लगातार चौथे दिन अच्छी तेजी जारी रही। पिछले 4 कारोबारी सत्र में कंपनी का शेयर करीब 1.5 गुना रिटर्न दे चुका है। कंपनी के शेयर में आज भी 7% से ज्यादा की तेजी रही। सिटी का बुलिश रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयर में लगातार खरीदारी जारी है। आज मिड कैप शेयरों में कंपनी का शेयर टॉप गेनर्स में रहा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोने चांदी की। घरेलू बाजार में सोने की कीमत में आज कमजोरी देखने को मिली। MCX पर सोना करीब 1,42,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वही कॉमेक्स पर गोल्ड $4,100 प्रति ऑन्स के नीचे फिसल गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बावजूद मजबूत डॉलर और मुनाफा वसूली के चलते सोने पर दबाव बना हुआ है। चांदी की कीमतों में भी आज तेज गिरावट दर्ज की गई। MCX पर चांदी करीब 3,500 रुपए टूटकर 2,20,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते राजनीतिक तनाव का असर कच्चे तेल पर कीमतों पर भी साफ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड करीब 2.5% की तेजी के साथ $78 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। वही WTI क्रूड भी लगभग 3% की उछाल देखने को मिल रहा है। WTI क्रूड में भी निवेशकों को आशंका है कि अगर क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे क्रूड की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की कीमतों में भी आज कमजोरी देखने को मिली। नाइमेक्स पर गैस का भाव 1.5% से ज्यादा टूटकर $2.8 प्रति MMBTU के नीचे आ गया। वहीं MCX पर नेचुरल गैस करीब 278 रुपए के आसपास कारोबार कर रहे हैं। कमजोर मांग की अनुमान और पर्याप्त सप्लाई के चलते गैस की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। बात करते हैं बेस मेटल्स की। आज बेस मेटल्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। कॉपर का भाव जो है 1,300 रुपए प्रति किलो के नीचे फिसल गया है। वहीं एल्यूमिनियम का भाव 340 रुपए और जिंक वायदा भी 340 रुपए प्रति किलो के करीब कारोबार कर रहा है। वैश्विक मांग को लेकर चिंता और डॉलर की मजबूती के चलते बेस मेटल्स पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। अब बात करते हैं जून के ट्रेड डेटा की। जून महीने में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में दिखी बढ़ोतरी। सालाना आधार पर जून में एक्सपोर्ट 15% से बढ़कर $4,041 करोड़ के पास पहुंच गया। वहीं इंपोर्ट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये जो आंकड़ा है वो $7,084 करोड़ पर पहुंच गया। इसी दौरान सर्विस एक्सपोर्ट में करीब 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून में ट्रेड सरप्लस करीब 7% घटा है। वही मर्चेंटाइज व्यापार जो है करीब 60% बढ़ा है। अब काम की खबर, नौकरी पेशा और सैलराइड लोगों के काम की खबर। जुलाई के आखिरी हफ्ते में EPFO की जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हो सकती है। 18 नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में EPFO निवेश रणनीति में बदलाव पर विचार कर सकता है। इस बैठक में इन्वेस्टर पैटर्न, कंप्लायंस मुद्दों और पर चर्चा होने की उम्मीद है और बेहतर रिटर्न के लिए नए निवेश विकल्पों पर विचार होगा। क्या आगे सेक्टोरियल फंड, रेयर अर्थ मेटल, डिफेंस फंड में निवेश किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है और उस पर फैसला लिया जा सकता है। बजाज कंज्यूमर ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। पहली तिमाही में कंपनी के जो नतीजे हैं शानदार रहे हैं। जो नतीजों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफे के अंदर सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 86% बढ़कर 71 करोड़ पर पहुंच गया। वही आय में 25% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। इसी दौरान कंपनी का इबिटा में जो है ग्रोथ रही है 105% की।
कॉनकॉर ने पहली तिमाही में मजबूत बिजनेस अपडेट जारी किया है। पहली तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम में करीब 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं एक्जिम वॉल्यूम करीब 10% बढ़ा है। इसी दौरान डीओएम वॉल्यूम में 6% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया है, नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने मांगी है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार यानी 20 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में फिलहाल सिर्फ ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को अलग से नोटिस जारी नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अदालत की हर संभव सहायता करेगी। बद्रीनाथ मंदिर में दान चोरी मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देहरादून से प्रमोद नौटियाल को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताएं के मामले में पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। आरोपी के पास से एक शीलाग्राम शिला और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। प्रारंभिक शुरुआती जांच में चढ़ावे में गड़बड़ी के संकेत मिलने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। आज कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा। राम मंदिर में निकली है सीओ की वैकेंसी। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर के लिए सीओ नियुक्त करने के लिए वैकेंसी निकाली है। ट्रस्ट ने इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का आवेदन आमंत्रित किया है, जो मंदिर के दैनिक कामकाज और वित्तीय प्रबंधन संभाल सके। उम्मीदवारों के लिए उम्र 50 से 70 साल के बीच तय की गई है। साथ ही स्नातक की डिग्री 20 साल का अनुभव जरूरी है। इसके अलावा हिंदू और राम भक्त वैष्णव होना अनिवार्य शर्त रखी गई है। चुने जाने पर सीईओ पद के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ट्रस्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीईओ पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख शनिवार 18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक तय की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ पद के लिए आवेदन जारी कर दिया गया है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर बड़ी खबर है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन अंतिम दिन यानी आज है और इसी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी वीणा मानवी को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई पटना समाहरणालय परिसर में की गई, जहां कुछ ही देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस के अनुसार वीणा मानवी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के एक मामले में न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी था। वही तेज प्रताप ने वीणा मानवी की गिरफ्तारी का विरोध किया है। विधायक की खरीद फरोख्त मामले वाले बयान पर घिरे उमर अब्दुल्ला। बीजेपी ने भेजा 100 करोड़ का कानूनी नोटिस। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। नोटिस में उमर अब्दुल्ला को 7 दिनों के अंदर अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 100 करोड़ रुपए के आपराधिक मानहानि के मुकदमे की चेतावनी दी गई है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी का चौंकाने वाला बयान। 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RVS मनी का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच में मैच फिक्स था। एक इंटरव्यू में RVS मनी ने इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई। RVS मनी ने इंटरव्यू में यहां तक कहा कि अगर आतंकी अजमेर जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हमले का नैरेटिव हिंदू आतंकवाद की ओर मोड़ने की कोशिश की जा सकती थी।
सिर्फ 3 घंटे नहीं 40 मिनट में पहुंचेंगे कानपुर से लखनऊ। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन कर दिया। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे लखनऊ को कानपुर से जोड़ेगा और दोनों शहरों के बीच का सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। हाई स्पीड लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। यह देश का पहला बैरियरलेस एक्सप्रेसवे होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस पूरे एक्सप्रेसवे पर करीब 63 लॉन्ग रेंज सीसीटीवी लगाए गए हैं। अगर हादसा होता है तो एआई कैमरा तुरंत एनएचएआई के कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो है तकरार बढ़ गई है। अमेरिका की तरफ से अटैक बढ़ने पर ईरान ने अगली सूचना तक हॉर्मूज को बंद कर दिया है। ईरान की सेना ने कहा है कि इस इलाके से अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने एमओयू को गलत समझा है। हॉर्मूज पर ईरान का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। वही हॉर्मूज पर ईरान के दावे पर अमेरिका ने पलटवार किया है। अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है, वह सभी जहाजों के लिए खुला है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के ताजा सैन्य हमलों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने इसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस हमले ने क्षेत्र में शांति बहाल करने की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि आगे से जो भी देश अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ देने वाले देशों पर भी आगे ईरान हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बढ़ते सैन्य तनाव से यूएन जो यूनाइटेड नेशन चिंतित है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों के बीच तुरंत बातचीत शुरू करने और तनाव कम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि मौजूदा हालात बेहद गंभीर है और यदि जल्द तनाव कम नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और आगे के हमलों से बचने और तत्काल कूटनीतिक बातचीत शुरू करने की अपील की है। लेबनान मुद्दे पर कराची से मिले यूएन के स्पेशल कोऑर्डिनेटर यूएन के लेबनान के विशेष प्रतिनिधि जिन एलॉट ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अरागची से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों देशों नेताओं के बीच लेबनान के हालात, क्षेत्रीय सुरक्षा और हालिया घटनाक्रमों पर बातचीत हुई है। बैठक के दौरान जिन एनॉट ने हालिया अमेरिकी इजराइल सैन्य कार्रवाई में हुए नुकसान और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रयासों पर जोर दिया है। वहीं रागची ने अमेरिका और इजराइल की लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है और इन घटनाओं के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। से जुड़ी हुई राहुल द्रविड़ बन सकते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट टीम के नए कोच बनने की दौड़ में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंडन मैकुलम के पद छोड़ने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी नए कोच की तलाश कर रहे हैं और उम्मीदवारों की सूची में राहुल द्रविड़ के अलावा एंडी फ्लावर, एंड्रू फिंटॉफ और जस्टिन लैंगर जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एंटरटेनमेंट जगत की कुछ खबरें। अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 3 दिनों में धमाल 4 का घरेलू नेट कलेक्शन करीब 65 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एक तरफ जहां कई लोगों को इसके ह्यूमर पसंद आया, वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसे मजेदार फिल्म बताया है। दिवंगत पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया है रिकॉर्ड। जेफर जैक्सन की इस फिल्म ने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। इस फिल्म में बोहेमियन रैप्सोडी को पीछे छोड़ते हुए अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली म्यूजिक बायोपिक बन गई है। काउबॉय लुक में नजर आए सलमान खान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नया लुक सोशल मीडिया पर तेजी से
वायरल हो रहा है। रविवार को देर रात उन्हें बांद्रा स्थित एक डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान सलमान खान काउबॉय स्टाइल हैट और स्टाइलिश आउटफिट में नजर आए हैं। तो ये था हमारा खबरें फटाफट का बुलेटिन, जहां पर हमने बुलेट की रफ्तार से आपको 25 मिनट में 50 खबरें बताई। और ये खबरें थी इकोनॉमी से जुड़ी हुई, मार्केट से जुड़ी हुई, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई। तो खबरें फटाफट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।